हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गोल्डन रेस करियर पॉइंट। इतिहास के प्रैक्टिस की लास्ट क्लास में हम लोगों ने वैदिक सभ्यता के प्रश्नों की प्रैक्टिस की थी, ठीक है। और आज की क्लास में हम लोग वैदिक सभ्यता के आगे महाजनपद काल जब शुरू हो जाता है, ठीक है। और महाजनपद काल में जो वंश आते हैं आगे चल करके, मतलब महाजनपदों में जो 16 महाजनपद होते हैं और उसमें सबसे शक्तिशाली मगध महाजनपद और मगध महाजनपद के जो वंश हैं, ठीक है, उसमें से हम लोग हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, इतना आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। एक बार मैं आप लोगों को लिख के बता देता हूँ। आज हम लोग महाजनपद काल, ठीक है, महाजनपद काल, महाजनपद काल। अब इसके अंतर्गत महाजनपद काल में जो महाजनपद थे कितने थे? 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद में सबसे जो शक्तिशाली था वो था मगध महाजनपद। और मगध महाजनपद में जिन राजवंशों ने शासन किया उनमें से शुरुआत के 3, पहला कौन सा? हर्यक वंश, ठीक, जिसको हम लोग प्रत्यहंता वंश भी बोलते हैं, और शिशुनाग वंश और नंद वंश, ठीक है। ये 3 वंश जो है स्टार्टिंग के, इन पर आधारित प्रश्न हल करेंगे, ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? महाजनपद काल, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कि महाजनपद क्या है और कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई, कैसे क्या रहा है पूरा। देखिए, जब हमारा वैदिक काल, ठीक है, जब वैदिक काल अपने उत्तर काल में था, मतलब उत्तर वैदिक काल, कौन सा? उत्तर वैदिक काल। उस समय समाज में बहुत सी, कह सकते हैं आप, जो है अथर्ववेद जब सबसे लास्ट वेद था, ठीक, उस टाइम में क्या हुआ था, समाज में छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, अंधविश्वास, ये सब बहुत ज्यादा फैल चुका था, ठीक। इस वजह से 2 नए धर्मों का उदय हुआ, उस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। कौन कौन से? एक बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ठीक है। अब देखिए, जो हम लोगों ने पढ़ा था वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में क्या पढ़ा था? जन, ठीक है, जनपद, जन से जनपद बना था। अब जब जनपदों का आकार और बड़ा हुआ हो गया, तब क्या कहलाए वो? तब कहलाए महाजनपद, ठीक है, तब कहलाए महाजनपद। तो ऐसे कुल मिलाकर के 16 महाजनपद, कौन सी शताब्दी में? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अगर देखा जाए तो लगभग 16 महाजनपद जो थे छोटे छोटे, वो हमारे भारत पूरे क्षेत्र में उत्पन्न हुए, बने, ठीक है। अब देखिए, इन 16 महाजनपदों में अगर देखा जाए तो सबसे शक्तिशाली कौन सा था? मगध। अब एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पर पूरे 16 महाजनपदों के बारे में थोड़ा सा बता दूं, ठीक है, और भारत में हमारे जो है किस क्षेत्र में थे ये महाजनपद और उनकी राजधानी क्या थी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पर क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं महाजनपदों को। अगर हम लोग क्रम से लिखेंगे, मतलब राज्य के हिसाब से, ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे बिहार के, तो सबसे शक्तिशाली कौन सा था? मगध महाजनपद। उसके बाद में अंग, ठीक है, फिर आएगा हमारा वज्जी। ये 3 महाजनपद कहाँ के हो गए? ये हो गए 3 बिहार के, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये 3 महाजनपद कहाँ के हो गए हैं? ये है बिहार के, ठीक। तो बिहार से टोटल 3 महाजनपद। और इसके बाद में 4 नंबर पे लिख लेंगे हम लोग महाराष्ट्र का, लिख लीजिएगा अस्मक, ठीक है, ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। फिर 5 नंबर पे लिख लेंगे मध्य प्रदेश का अवंती, ठीक है, अवंती। और फिर राजस्थान का लिख लेंगे कौन सा? मत्स्य, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर 4 राज्यों को देखे हैं। राज्यों का नाम भी लिख लीजिएगा। ये बिहार के हो गए, अस्मक कहाँ का है? महाराष्ट्र का है, ठीक, महाराष्ट्र का महाजनपद है ये। अवंती ये है मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश। और मत्स्य जो है वो राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। तो ये हो गए। अब देखिए 6 यहाँ पर हो गए, 2 जो है महाजनपद वो हमारे देश से बाहर है। 7वां लिख लेंगे गांधार, ठीक है, और 8वां लिख लेंगे यहाँ पर कंबोज। तो कुल मिलाकर के ये 8 महाजनपद हो गए, ठीक। अभी 8 और बताते हैं आपको, इनको देख लेंगे। ये जो गांधार है ये पड़ेगा पाकिस्तान, ठीक। और जो हमारा कंबोज है ये कहाँ पड़ेगा? अफगानिस्तान, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर, जो ये गांधार का क्षेत्र है इसका कुछ भाग अफगानिस्तान में भी है, लेकिन ज्यादातर मुख्य हिस्सा कहाँ है? पाकिस्तान में, इसलिए इसको पाकिस्तान में गिनते हैं। और कंबोज में जो है, कंबोज है, इसका कुछ क्षेत्र पाकिस्तान में भी है, लेकिन अधिकांश भाग अफगानिस्तान में है, इसलिए इसको अफगानिस्तान में गिनते हैं। तो यहाँ पर 8 हो गए। अब जो बचे हैं हमारे 8 महाजनपद, वो उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं, ठीक है। उनके नाम लिख लेते हैं। काशी,
कोशल, वत्स, मल्ल, या फिर इसको मल्ल भी बोलते हैं, ठीक है, इसको मल्ल भी बोलते हैं। फिर आ जाएगा कुरु, पांचाल, सूरसेन, चेदी। कितने होगा देखेंगे, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। तो ये हमारे 16 महाजनपद हो गए, ठीक है। तो इधर के जो ये 8 हैं, ये कहाँ पड़ते हैं, ये पड़ेंगे फिर उत्तर प्रदेश में। कितने हैं टोटल, 8। यहाँ पर 3, महाराष्ट्र में 1, मध्य प्रदेश में 1, राजस्थान में सब में 1-1 है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 16 महाजनपद हो गए। क्षेत्र हम लोगों ने देख लिए। मगध, अंग, वज्ज कहाँ पड़ेंगे, बिहार में। अस्मक महाराष्ट्र में, अवंती मध्य प्रदेश में, मत्स्य राजस्थान में, गांधार पाकिस्तान में, कंबोज अफगानिस्तान में। अब काशी, कौशल, वत्स, मल्ली, ठीक है, कुरु, पांचाल, सूरसेन और चेदी ये कहाँ पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश में। अब इनकी राजधानियां देख लेते हैं। मगध की राजधानी राजगीर या राजगृह भी बोलते हैं इसको। अंग की राजधानी चंपा। वज्ज की राजधानी वैशाली, ठीक है। अस्मक की राजधानी कोटनी। अवंती की राजधानी उज्जैनी। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। गांधार की राजधानी तक्षशिला और कंबोज की राजधानी राजपुर हाटक। राजापुर हाटक भी होता है, ठीक, मिलता है कहीं कहीं, राजपुर हाटक। काशी की राजधानी बनारस। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। वत्स की राजधानी क्या रहेगी, कौशाम्बी, ठीक है, कौशाम्बी, कौशाम्बी। मल्ल की राजधानी कुशीनारा। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र, 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 ठीक है, अहिच्छत्र। इसकी एक और राजधानी है, क्या है देखो, काम्पिल्य, काम्पिल्य, ठीक, ये भी ध्यान रखेंगे। 2 हिस्सों में बटा था, उत्तरी और दक्षिणी, ठीक है। तो इसकी 2 राजधानियां थी, अहिच्छत्र और काम्पिल्य। सूरसेन की मथुरा और चेद की थी सुक्तिमती, सुक्तिमती, ठीक है। तो ये हम लोगों को जानकारी यहाँ पर मिल गई थोड़ी सी महाजनपदों के बारे में, ठीक है। तो कुल मिलाकर के कितने महाजनपद थे, 16, ठीक। एक बार थोड़ा सा मतलब ये है कि रिवीजन कर लेंगे आप, तो ये क्लास थोड़ा सा बढ़िया समझ में आएगी, क्वेश्चन भी आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया आपको बता ही दिया है। महाजनपदों की उत्पत्ति कैसे हुई, उत्तर वैदिक काल के बाद में, ठीक है। जब जनपदों ने बड़ा रूप ले लिया तो क्या कहलाए, महाजनपद, ठीक है। तो जगह जगह पर एक मतलब जो बड़ा क्षेत्र बना उसको क्या बोला गया, महाजनपद। कुल संख्या कितनी थी, 16। और 16 में सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली महाजनपद उभरा है बाद में, कौन सा, वो है मगध। तो इस मगध महाजनपद में जो हमारे राजवंश आएंगे उनमें से आज 3 हम लोग देखेंगे। कौन कौन से देखेंगे, हर्यक वंश, ठीक है, शिशुनाग वंश और नंद वंश। इसके बाद में आएगा मौर्य वंश है, ठीक है, और भी हमारे उत्तर काल में आएंगे, उसके बाद में देखेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग 3 वो देखेंगे और इधर का ये पूरा, ठीक है, इन पर आधारित प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं भाई। ये आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लगभग पूछे जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। चलिए बताइए भाई, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, क्या है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है, 6ठी शताब्दी बीसी, ईसा पूर्व का मतलब क्या, बीसी। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जनपदों द्वारा विशाल रूप धारण करने के परिणाम स्वरूप किस काल का जन्म हुआ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जनपदों के द्वारा विशाल रूप धारण करने के परिणाम स्वरूप किस काल का जन्म हुआ, महाजनपद काल का, वैदिक काल का, सिंधु घाटी सभ्यता काल या मौर्य काल। देखिए चारों ऑप्शन हम लोग समझते हैं। यहाँ पर वैदिक काल हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक है। वैदिक काल कैसा था हमारा, ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता भी हम लोग पूरी पढ़ चुके हैं, ठीक है, शहरी सभ्यता थी। एक बात और तुमको जानकर बता दें यहाँ पर आप लोगों को, सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये पहली शहरी सभ्यता थी, और जो हमारी ये महाजनपद है ये दूसरी शहरी सभ्यता कही जाती है, ठीक है। मौर्य काल जो है इसी के अंतर्गत आएगा, किसके अंतर्गत, महाजनपदों के अंतर्गत। चलिए तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, महाजनपद काल,
ठीक है। तो जनपदों ने जो विशाल रूप धारण किया उसके फलस्वरूप महाजनपद काल का जन्म हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। चलिए बताइए, किस बौद्ध ग्रंथ से हमें 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है? ठीक है, किस बौद्ध ग्रंथ से हमें 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है? अब देखिए, ये हमारे स्रोत हैं। महाजनपदों के बारे में कहाँ से पता चलता है? आपको बताया था हमने, उत्तर वैदिक काल में समाज में बुराइयां जब व्याप्त हो गई थी तो उनसे बचने के लिए लोगों ने क्या किया था, अलग अपना धर्म बना लिया। ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो इन्हीं के ग्रंथों से हमें महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, मतलब बौद्ध ग्रंथ से और जैन ग्रंथ से। तो यहाँ पर कौन से ग्रंथ के बारे में कहा है? किस बौद्ध ग्रंथ से? ऑप्शन है भगवती सूत्र, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय या फिर विनय पिटक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। ठीक है, ये भी देखिए बौद्ध ग्रंथ, विनय पिटक, सूत्र पिटक, धम्म पिटक, लेकिन अंगुत्तर निकाय से जो है महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है 16। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, आज के क्लास में भी पूरे 50 प्रश्न हम लोग देखेंगे। ठीक है, कुल 50 प्रश्न लिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। अब देखिए, प्रश्न नंबर 2 में जो था वो बौद्ध ग्रंथ पूछा गया था और प्रश्न नंबर 3 में जैन ग्रंथ, जिससे 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती। बताइए भाई, कल्प सूत्र, आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र या फिर परिशिष्ट पर्वन? इसका सही जवाब भगवती सूत्र। ठीक है, तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र बौद्ध जन्म धर्म और जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं, इनसे 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती। ध्यान रखेंगे, भगवती सूत्र किसका है? जैन धर्म का, और अंगुत्तर निकाय किसका है? बौद्ध धर्म का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। चलिए बताइए आंसर भाई इसका। महाजनपद काल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इस पर चर्चा कर चुके हैं हम लोग। महाजनपद काल को किस अन्य नाम से जानते हैं? प्रथम शहरीकरण युग, ये कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा शहरीकरण युग, यही आपका सवाल आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ लौह युग की शुरुआत। ठीक है, लौह युग की शुरुआत। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेंगे, जब लोहे की खोज हो चुकी थी, इस वजह से ये महाजनपद काल हम लोग पढ़ने को देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोहे की खोज के कारण नए नए हथियार बनने लगे, औजार बनने लगे और साम्राज्य का विस्तार भी होने लगा था। ठीक है, तो इसका भी संबंध है, लेकिन इसको जो है दूसरा शहरीकरण युग से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। बताइए, महाजनपदों में से अधिकांश महाजनपद किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित थे? चलिए बताइए भाई। हम लोगों ने शुरुआत में ही, क्लास की स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया हमने कि कहाँ पर कौन से महाजनपद हैं, कितने महाजनपद हैं। ठीक है, अब यहाँ पूछ दिया इन्होंने, महाजनपदों में से अधिकांश महाजनपद किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित थे? गंगा यमुना दोआब क्षेत्र, सिंधु नदी घाटी क्षेत्र, गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र या फिर नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र, नदी क्षेत्र। ठीक है, तो देखिए गंगा यमुना दोआब क्षेत्र का सही जवाब होगा, क्योंकि 8 हमारे जो महाजनपद है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में ये आएगा हमारा। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ध्यान रखेंगे, क्या महाजनपदों में से जो अधिकांश महाजनपद मिले हैं वो किसमें है? गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? राजधानियां भी मैंने आपको सभी बता दी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में काशी महाजनपद, इसकी राजधानी कौन सी थी? ऑप्शंस देखेंगे, श्रावस्ती, कौशाम्बी, वाराणसी और चंपा। सबके बारे में बता चुके हैं। ठीक है, तो काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी? बनारस थी, वाराणसी। ठीक है, चलिए अब आते जाएंगे क्वेश्चन, उसमें बता देंगे। स्टार्टिंग में बता ही चुके हैं आपको कहाँ की कौन सी है। ठीक है, तो काशी की कौन सी है? बनारस या वाराणसी। चलिए प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है, ठीक है, उत्तरी कौशल की राजधानी कहाँ स्थित थी? ठीक, उत्तरी कौशल की राजधानी कहाँ स्थित थी? कौशल की पूछी है, साकेत, श्रावस्ती, कुशीनगर या फिर पावा। ठीक है, कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। इसमें पूछा गया है, कौशल महाजनपद के अंतर्गत आने वाला वर्तमान क्षेत्र कौन सा है? कौशल, ऑप्शंस क्या है? फैजाबाद अयोध्या का क्षेत्र, वाराणसी का क्षेत्र, प्रयागराज का या फिर बरेली का। ठीक है, इसका सही जवाब फैजाबाद अयोध्या का क्षेत्र है। ठीक है, वाराणसी तो काशी के क्षेत्र में आएगा, कौशल का पूछा इन्होंने तो फैजाबाद अयोध्या। राजधानी हम लोगों को पता है श्रावस्ती। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। इसमें पूछा गया है, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा
का वास्तुकार किसे माना जाता है? मतलब चंपा की स्थापना किसने की? वास्तुकार किसको माना जाता है? महागोविंद को, बिंबिसार को, कौटिल्य को, या फिर शिशुनाग को? ठीक है, अब देखिए अंग की बात कर रहे हैं तो इसका सही जवाब महागोविंद हो जाएगा। ठीक है, ये सब जो है कहाँ के हैं? मगध महाजनपद में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 पूछा गया है, अंग महाजनपद वर्तमान में बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है? ठीक है, कौन सा अंग महाजनपद बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है? ये तो हम लोगों ने देख लिया था कि कौन सा महाजनपद किस क्षेत्र में है। अब इन्होंने पूछ दिया बिहार के किस क्षेत्र में, तो बताएंगे भाई पटना एवं गया, या फिर भागलपुर एवं मुंगेर, वैशाली, या फिर मुजफ्फरपुर? इसका सही जवाब भागलपुर एवं मुंगेर के क्षेत्र में है अंग महाजनपद। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। चलिए बताइए, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा उभर कर सामने आया? इससे सरल क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता भाई। अभी बताया था शुरुआत में, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? वत्स था, अवंती था, मगध था, या फिर कौशल था? कौन सा था? मगध महाजनपद। इसके शक्तिशाली होने का कारण क्या था? गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में स्थित था, और इस वजह से वहां पर जो फसल वगैरह बहुत बढ़िया हुआ करती थी, तो मिलाकर के अर्थव्यवस्था ठीक थी, उनके हथियार भी मतलब पर्याप्त मात्रा में थे, सैनिक भी थे, तो आसपास के क्षेत्र को जीत लिया, शक्तिशाली हो गया मगध। ठीक है, मतलब प्राकृतिक कारण रहे हैं, इसकी जो है स्थिति, प्राकृतिक रूप से इसकी स्थिति है वो अच्छी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बताइए, मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ठीक है, मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह, या फिर गिरिव्रज, या फिर चंपा? ठीक है, देखिए प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? राजगृह, गिरिव्रज, बाद में पाटलिपुत्र बनती, फिर राजगृह बनती, तो यहाँ पर क्या रखेंगे आप? राजगृह जो थी वो प्रारंभिक राजधानी थी, बाद में पाटलिपुत्र भी बनती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर प्रारंभिक राजधानी पूछा था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, राजगृह होगा। क्वेश्चन नंबर 13, बताइए, बढ़िया क्वेश्चन और जवाब बताइए इसका। वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वत्स की राजधानी कौशाम्बी, मथुरा, इंद्रप्रस्थ, या फिर सुक्तिमती? ठीक है, बता चुके हैं शुरुआत में ही, कौन सी थी? कौशाम्बी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाकी सबके तो पता ही है। अब देखिए बाकी सब राजधानियां हैं, मथुरा किसकी थी? सूरसेन की, इंद्रप्रस्थ कुरु की, सुक्तिमती चेदी की। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, राजधानियां बहुत इंपॉर्टेंट थी, एक बार याद कर लेना जरूर आप लोग। बताइए, इसमें भी देखिए क्या है, वज्जी महाजनपद की मुख्य विशेषता क्या थी? बताइए भाई, वज्जी महाजनपद की मुख्य विशेषता, वहां क्रूर राजतंत्र था, वहां गणतंत्र संघ व्यवस्था थी, वहां कोई राजा नहीं था, वह भारत से बाहर था, बाहर तो नहीं था, क्रूर राजतंत्र भी नहीं था, क्या था? वहां पर गणतंत्र था। ठीक है, वज्जी की विशेषता थी, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वज्जी की विशेषता थी कि वह गणतंत्रात्मक महाजनपद था। ठीक है, संघ की व्यवस्था थी वहां पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15, मल्ल महाजनपद की राजधानियां कौन सी थी? बताएं भाई, मल्ल महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? उज्जैनी और माहिष्मती, अहिच्छत्रप और काम्पिल्य, कुशीनारा है यहाँ पे, ठीक है, और पावापुरी, या फिर राजपुर और हाटक? बताएं। सही जवाब अहिच्छत्र और काम्पिल्य, आपको शुरुआत में ही बताया था। मल्ल की राजधानी नहीं, मल्ल ये तो अहिच्छत्रप जो है, एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हुई यहाँ पे, अहिच्छत्रप और काम्पिल्य जो थी ये थी पांचाल की। ये किसकी थी? पांचाल की, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया यहाँ पे, ये पांचाल की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मल्ल की कौन सी थी? कुशीनारा और पावा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस महाजनपद के क्षेत्र में हुआ था? बताइए भाई, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण वज्जी, मल्ल, मगध, या फिर काशी? अभी कुशीनारा बताया था, पीछे क्वेश्चन में था, तो कुशीनगर कहाँ? मल्ल के क्षेत्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, उत्तरी अवंती की राजधानी कहाँ थी? बताइए भाई, अवंती की राजधानी माहिष्मती, उज्जैनी, विराटनगर, या फिर तक्षशिला? माहिष्मती भी थी, लेकिन यहाँ पर उत्तरी की पूछे तो उज्जैनी होगी। ठीक है, उज्जैनी होगी, माहिष्मती शायद दक्षिणी की थी। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा? उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, चेदी महाजनपद का प्रसिद्ध राजा कौन था जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है? देखिए यहाँ पर उन्होंने क्लू दे दिया, महाभारत, महाभारत में किसका वर्णन मिलता है? इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, प्रसेनजित,
शिशुपाल, प्रद्योत या फिर जरासंध? तो यहाँ पर शिशुपाल, भगवान कृष्ण के बुआ का लड़का, ठीक है। तो शिशुपाल सही जवाब हो जाएगा। चेदी महाजनपद का प्रसिद्ध राजा कौन था? शिशुपाल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, 19, अच्छा 18 हुआ है अभी ना, हाँ 19 नंबर देखेंगे। चलिए बताइए, दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? अभी हमने आपको बताया, देखिए बिहार हो गया, ठीक, और राजस्थान हो गया, और उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया। इनमें से दक्षिण भारत में कौन सा आएगा? महाराष्ट्र वाला आएगा। तो महाराष्ट्र में कौन सा स्थित था? अस्मक, ठीक है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कम्बोज तो कहाँ है? अफगानिस्तान में है, ठीक है। मत्स्य और सूरसेन ये कहाँ पड़ेंगे? उत्तर प्रदेश में पड़ेंगे, ठीक है। ये कहाँ हो गया हमारा? अस्मक महाराष्ट्र में, और यही हमारा दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ स्थित थी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बताइए। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आई क्षेत्र बता ही दिया था आपको, कौन सा? पांचाल, मथुरा, सूरसेन, विराटनगर, मत्स्य। सभी राजधानियां एकदम से याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, चलिए बताइए, दक्षिणी पांचाल की राजधानी कहाँ बनाई गई थी? अभी बताया था आपको, अहिछत्र और काम्पिल्य। इसका सही जवाब ये काम्पिल्य, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया हमारा कौन सा? उत्तरी वाला। ये हो गया दक्षिणी वाला। सुक्तिमती कहाँ की हो गई? ये हो गई चेदी महाजनपद की, ठीक है। और कोटनी कहाँ की हो गई? अस्मक की, ठीक। इसलिए इसमें राजधानियों के क्वेश्चन ज्यादा लिए गए हैं ताकि आपको राजधानियां याद हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22, मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? बताइए भाई। अब पहले यही बताइए, ये जो हमारा मत्स्य महाजनपद है ये किस राज्य में? मत्स्य महाजनपद कहाँ था? राजस्थान में। जब ये जनपद राजस्थान में है तो इसके आस पास होगी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। तो कहाँ है? राजस्थान ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर कहाँ है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सूरसेन की राजधानी मथुरा, वाराणसी, साकेत या फिर कौशाम्बी? कौन सी होगी? मथुरा, ठीक है। वाराणसी किसकी थी? काशी की। कौशाम्बी कहाँ की थी? कौशाम्बी वत्स की थी, ठीक है। साकेत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, तक्षशिला किस प्रसिद्ध महाजनपद की राजधानी थी? बताइए। तक्षशिला किस प्रसिद्ध महाजनपद की राजधानी थी? कंबोज की थी, गांधार की थी, कुरु की थी या पांचाल की थी? सभी की राजधानियां पता है आपको, ठीक है। पांचाल की अहिछत्रप, कुरु की इंद्रप्रस्थ, गांधार की और कंबोज की। इनमें से एक बताइए। कंबोज का राजपुर हाटक और गांधार की हमारी तक्षशिला, ठीक है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला जो थी वो गांधार की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कंबोज के लोगों को क्या कहा गया है? बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कंबोज महाजनपद के लोगों को क्या कहा गया है? वार्ता शस्त्रोपजीवी, राज शब्दोपजीवी, आयुधजीवी या पितृहंता? पितृहंता तो वंश है आगे चल करके, हर्यक वंश, ठीक है। इसका सही जवाब वार्ता शस्त्रोपजीवी। इसका मतलब ये वार्ता करने में भी कुशल थे और शस्त्र चलाने में भी कुशल थे। वार्ता करने का मतलब बिजनेस, व्यापार, व्यापार में भी कुशल थे और शस्त्र दोनों पर इनकी जीविका आधारित थी, ठीक है। तो वार्ता शस्त्रोपजीवी किसे कहा गया है? कंबोज के लोगों को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, चलिए बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कुल 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित थे? बताओ भाई। 6, 7, 8, 9, कौन सा होगा? 8, ठीक है। अकेले 8 महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश में, और बाकी 8 आपको बता दिए, 3 बिहार में, 1 महाराष्ट्र में, 1 राजस्थान में, 1 पाकिस्तान में और 1 अफगानिस्तान में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, बिहार राज्य में कुल कितने महाजनपद स्थित थे? अभी बताया था आपको, बताइए भाई। बिहार में कुल कितने महाजनपद थे? 2, 3, 4 या 5? 3 थे। कौन कौन से थे? 3 महाजनपद कौन कौन से थे? एक तो सबसे शक्तिशाली हो गया मगध, ठीक है। इसके बाद में अंग प्रदेश, अंग महाजनपद और वज्जी, ठीक है। 3 हो गए बिहार के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
प्रश्न नंबर 28। चलिए बताइए 28 नंबर, कौटिल्य ने किन महाजनपदों के लोगों के लिए राज शब्दोपजीवी, अब देखिए यहाँ पर राज शब्दोपजीवी, उधर क्या था, वो था कंबोज के लिए, ठीक है, वार्ता शस्त्रोपजीवी, यहाँ पर क्या है, राज शब्दोपजीवी शब्द का प्रयोग किया है, जहां सभी लोग राजा के समान माने जाते थे। किस महाजनपद के लोगों के लिए किया है, मगध एवं अंग, काशी एवं कौशल, वज्ज एवं मल्ल, पुर एवं पांचाल। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, वज्ज एवं मल्ल, ठीक है, वज्ज एवं मल्ल के लोगों को जो है राज शब्दोपजीवी कहा है, किसने, कौटिल्य ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 बताइए, मगध महाजनपद के शक्तिशाली होने का मुख्य आर्थिक कारण क्या था, विदेशी व्यापार था, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में स्थिति और खनिज में लोहे की प्रचुरता थी इस क्षेत्र में, सिर्फ कृषि कर, या फिर सोने की खादानें, क्या टैक्स पर सिर्फ आधारित है, ऐसा तो नहीं है। शक्तिशाली होने के पीछे का कारण आपको बताया था, इनका जो है प्राकृतिक रूप से स्थिति बढ़िया थी, यहाँ पर कृषि भी अच्छी होती थी, खनिज में लोहा भी इनको मिलता था ज्यादा मात्रा में, इससे हथियार वगैरह बनाते थे और लड़ाई में जीत जाते थे। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। शक्तिशाली होने का मुख्य आर्थिक कारण क्या था, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में स्थित होना इनका, और खनिज में लोहे की प्रचुरता होना। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 30, मगध महाजनपद का पौराणिक संस्थापक किसे माना जाता है। अब देखिए 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन सा, मगध महाजनपद। मगध महाजनपद का संस्थापक किसे माना जाता है, बताइए भाई, बिंबिसार को, बृहद्रथ को, महापद्मनंद को, या फिर शिशुनाग को। अब यहाँ पर एक शब्द ध्यान देंगे, पौराणिक संस्थापक मगध महाजनपद का, ठीक है, मगध महाजनपद का जो स्टार्टिंग में सबसे पुराना या पौराणिक जो था वो था बृहद्रथ, इसके बाद वास्तविक संस्थापक है वो बिंबिसार होगा, ठीक है, हर एक वंश में ध्यान रखेंगे। पौराणिक संस्थापक कौन है, बृहद्रथ है, वास्तविक संस्थापक कौन है, बिंबिसार। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31, इसमें पूछा गया है, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम 3 राजवंशों का सही क्रम क्या है, प्रथम 3, ठीक है, क्रम याद रखेंगे। सबसे पहले हर्यक वंश था, ठीक है, सबसे पहले कौन सा था, हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, ठीक है, शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश आएगा इसमें मौर्योत्तर काल में, फिर कण्व आएंगे, फिर सातवाहन आएंगे, ठीक, इस तरीके से क्रम है ये। चलिए अब देखेंगे, शुरुआत के 3 ये हैं, हर्यक, शिशुनाग और नंद। शिशुनाग नंद गलत है, हर्यक, शिशुनाग और नंद, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, प्रथम 3, शुरुआत के 3 पूछे हैं तो सभी, लेकिन प्रथम 3 बताने हैं हम लोगों को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32, मगध के किस राजवंश को पितृहंता वंश, पिता की हत्या करने वाला वंश के रूप में जाना जाता है, पितृहंता वंश, बताइए, नंद वंश को, शिशुनाग वंश को, हर्यक वंश को, या फिर मौर्य वंश को। अब देखिए इस वंश में क्या होता था, अपने पिता की हत्या करके पुत्र राजगद्दी प्राप्त करता था, ठीक है, तो इसलिए इस वंश का नाम ही पड़ गया था पितृहंता वंश। ये पहला ही वंश था, कौन सा, हर्यक वंश, ठीक है, हर्यक वंश। तो इसका सही जवाब ये ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33, हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक आपको बता चुके हैं अभी, ठीक है, यहाँ पर पूछ दिया उन्होंने, हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, जिसने 544 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना की है, किसकी स्थापना की है, हर्यक वंश की, ठीक है, अजातशत्रु, उदयन, बिंबिसार या फिर नागदशक। तो वास्तविक संस्थापक कौन है, बिंबिसार, वैसे कौन है, बृहद्रथ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, बताएं भाई, जैन ग्रंथों में राजा बिंबिसार को किस नाम या उपाधि से पुकारा गया है, बताइए, जैन ग्रंथों में राजा बिंबिसार को किस नाम या उपाधि से पुकारा गया। देखिए जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथों से ही तो महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है, उन ग्रंथों में बिंबिसार को किस नाम से या उपाधि से पुकारा गया है, कुणिक की उपाधि से, या श्रेणिक, या सर्वक्षत्रांतक, या एकराट, बताइए। देखिए कई उपाधियां लिखी हुई है, सबके बारे में पता होना चाहिए। कुणिक जो था वो अजातशत्रु की उपाधि थी, ठीक है, अजातशत्रु, अरे भाई शत्रु नहीं लिख पाए हैं, अजातशत्रु, ठीक है, और ये सर्वक्षत्रांतक और एकराट, ये जो था ये था क्या नाम था उसका, देखो नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद, महापद्मनंद, ठीक, इसने ये उपाधि धारण करी थी।
अब ये बचा कौन सा है, श्रेणी क्या, सोनी की किसने ली थी, बिंबिसार ने। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35। इसमें पूछा है बिंबिसार ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए किस नीति का विशेष रूप से अनुसरण किया। बिंबिसार ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए किस नीति का विशेष रूप से अनुसरण किया है, बताइए भाई। वैवाहिक नीति, केवल युद्ध नीति, धार्मिक नीति या मित्रता त्याग नीति। आपने पढ़ा होगा वैवाहिक नीति, इसने जो है कई विवाह किए। ठीक है, इसने जो है कई विवाह किए, जैसे प्रसेनजीत की बहन से किया, ठीक, राजकुमारी चेलन्ना से किया, इस तरीके से बहुत सी विवाह की इसने। तो यहाँ पर वैवाहिक नीति के द्वारा ये आसपास के राज्यों पर कब्जा कर लेता था। ठीक, अपने साम्राज्य को विस्तारित किया इसने। चलिए इसमें सही जवाब हो जाएगा वैवाहिक नीति। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 36। बिंबिसार का प्रसिद्ध राज्य वैद्य कौन था, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिंबिसार का प्रसिद्ध राज्य वैद्य कौन था जिसे इन्होंने महात्मा बुद्ध की सेवा में भी भेजा था, बताएं भाई कौन था। चरक थे, सुश्रुत थे, जीवक थे या फिर धन्वंतरी थे। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, जीवक। ठीक है, जीवक को इन्होंने जो है महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था, और भी किसी की सेवा में भेजा था, अभी देखेंगे आगे क्वेश्चन आएगा, वो भी शामिल किया गया है। चलिए भाई बताएं अगला क्वेश्चन। ये देखिए, बिंबिसार ने अवंती के किस राजा के पीलिया, जिसको कि अंग्रेजी में जॉइंडिस कहते हैं, ठीक, इस रोग के इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। ठीक है, बताइए। प्रसेनजित, प्रद्योत, उदयन या फिर शिशुपाल। कहाँ का राजा था, अवंती का राजा था। ठीक है, बीमारी क्या हुई थी, पीलिया। तो इसके उपचार के लिए किसको भेजा था, जीवक को। किसने भेजा, बिंबिसार ने। बताइए भाई किसके उपचार के लिए भेजा था, तो राजा था प्रद्योत। कहाँ का राजा था, अवंती का। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। 492 ईसा पूर्व में बिंबिसार की हत्या करके मगध की गद्दी पर कौन बैठा, इसलिए तो पितृहंता वंश है, कौन बैठा बताएं। अजातशत्रु, उदयन, कालाशोक या फिर घनानंद। कौन बैठा, अजातशत्रु। अजातशत्रु की हत्या कौन करेगा, उदयन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो जो कालाशोक है ये क्या बोले इसको, काकवर्ण भी कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39। अजातशत्रु ने वैशाली, ठीक है, कौन से, लिच्छवी के वैशाली, हाँ ठीक, लिच्छवी, इनको लिच्छवी कहते थे। इनके विरुद्ध युद्ध में किन दो नए गुप्त, मतलब सबको पता नहीं थे ये हथियार जो थे, सबको नहीं पता था इनके बारे में। ठीक है, तो कह रहे हैं कि दो नए गुप्त घातक हथियारों का प्रयोग किया था, बताइए भाई। अजातशत्रु ने वैशाली या फिर लिच्छवियों के विरुद्ध युद्ध में किन दो नए गुप्त और घातक हथियारों का प्रयोग किया था। ऑप्शन है तीर, कमान और तलवार, ये तो सबको पता था गुप्त कहाँ है। रस, रथ मूसल और महाशिला कंटक, तोप और बंदूक तो थे ही नहीं, भाला और चक्र। ठीक, तो बताइए कौन सा होगा, रथ मूसल और महाशिला कंटक। ये इन हथियारों के बारे में और किसी को जानकारी नहीं थी। ठीक है, गुप्त हथियार थे, बहुत घातक भी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन राजगृह में किसके शासनकाल में हुआ था। राजा बिंबिसार, कालाशोक, अशोक या अजातशत्रु। अब देखिए यहाँ पर बौद्ध संगीति बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी पूछी है, प्रथम। कुल मिलाकर के 3 बौद्ध संगीतियां हुई थी, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। अब बताएं भाई, यहाँ पर पहली पूछी है इन्होंने, तो पहली हुई थी अजातशत्रु के टाइम पर, दूसरी हुई थी कालाशोक के टाइम पर, तीसरी हुई थी अशोक के टाइम पर। ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के टाइम पर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 41। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था। हर्यक वंश मतलब पितृहंता वंश का अंतिम शासक कौन था जिसे मारकर शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। नागदशक था, उदयन था, रिपुंजय था या कालाशोक था। कौन था, नागदशक। अंतिम शासक नागदशक। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। शिशुनाग ने लिच्छवियों पर नियंत्रण कर रखने के लिए मगध की दूसरी राजधानी किसे बनाया था, बताइए। पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा या मथुरा। किस पर नियंत्रण रखने के लिए, लिच्छवियों पर नियंत्रण रखने के लिए इसने दूसरी राजधानी बनाया था। पहली वाली भी थी और ये राजधानी नई बनाई इसने, कौन सी, वैशाली, क्योंकि यही के तो थे लिच्छवी। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, बताइए।
द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कराने वाले शासक कालाशोक, अभी पीछे बता चुके हैं आपको, 3 बौद्ध संगीतियां हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कराने वाले शासक कालाशोक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? कालाशोक का दूसरा नाम बताइए। काकवर्ण, श्रोणिक, कुडिक, सर्व छत्रांतक, ठीक। तो कौन सा है? सबको पता है यहाँ पर। श्रेणिक किसका था? बिंबिसार का। कुडिक किसका है? अजातशत्रु का। सर्व छत्रांतक किसका है? महापद्मनंद का। तो कौन सा बचा है? काकवर्ण, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, बताइए। नंद वंश की स्थापना, अब यहाँ से नंद वंश के क्वेश्चन आ गए हैं। 345 ईसा पूर्व में किसने की थी? घनानंद ने, तो अंतिम शासक था। महापद्मनंद ने, नंदीवर्धन ने, या शिशुनाग ने, तो नागवंश का है, तो कौन हो गया? महापद्मनंद, ठीक। चलिए, महापद्मनंद ने स्थापना की थी नंद वंश की। क्वेश्चन नंबर 45, किस मगध सम्राट ने सर्व छत्रांतक, क्षत्रियों का नाश करने वाला और एकराट की उपाधियां धारण की थी? बता चुके हैं आपको, 2-3 बार बता चुके हैं पिछली क्लास में, ठीक है। बताइए, सर्व छत्रांतक की उपाधि किसने ली थी? बिंबिसार ने ली थी, अजातशत्रु ने, महापद्मनंद ने, या फिर घनानंद ने? इसका सही जवाब महापद्मनंद, नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद, इसने जो है सर्व छत्रांतक और एकराट की उपाधियां धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 46, बताइए आंसर। कलिंग क्षेत्र, वर्तमान उड़ीसा का गंजाम क्षेत्र, ठीक है। कलिंग क्षेत्र उड़ीसा पर आक्रमण कर वहां नहर निर्माण कराने का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है? नहर निर्माण के बारे में किस अभिलेख से मिलता है? अशोक का जूनागढ़ अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, या पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख? इसमें तो क्या नाम उसका, हर्षवर्धन के बारे में, लड़ाई के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए बताइए कौन सा है? खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, 326 ईसा पूर्व में जब यूनानी शासक सिकंदर, ठीक, यूनान का शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, उस समय मगध का राजा कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। जब सिकंदर ने, ठीक है, उत्तर क्षेत्र में आक्रमण किया था, उत्तरी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में, तब कौन था शासक? महापद्मनंद था क्या, घनानंद, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर बिंबिसार? बताइए। बिंबिसार तो थे नहीं तब, ठीक है, क्योंकि हर्यक वंश के थे। बाद में आक्रमण हुआ है, हर्यक के बाद से सुना आ गया, उसके बाद नंद वंश के टाइम पर हुआ था। राजा कौन था? घनानंद। अगला क्वेश्चन, इसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर भी उसका सेनापति आता है, ठीक। सेल्यूकस निकेटर, वो अलग बात है। यहाँ जो पूछा है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, उसमें राजा कौन था? तो घनानंद था। क्वेश्चन नंबर 48, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी कौन? डेरियस या फिर दारा प्रथम, डेरियस प्रथम या फिर दारा किस वंश से संबंधित था? हखामनी वंश ईरानी था, या यूनानी था, कुषाण वंश का, शक वंश का? इनसे तो कोई मतलब ही नहीं, ठीक। यूनान का नहीं था, कहाँ था? ईरान का था। ईरानी आक्रमण था पहला, कौन? डेरियस प्रथम। क्वेश्चन नंबर 49, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस, ठीक है, सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच झेलम नदी के तट पर हुए, कौन सी नदी थी? झेलम नदी के तट पर हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? कलिंग का युद्ध? नहीं, ये तो अशोक ने लड़ा था। हाइडे स्पीच, या फिर वितस्ता का युद्ध, तराइन का युद्ध, पानीपत का युद्ध? बताइए, ये तो बहुत बाद के हैं, कौन सा होगा? हाइडे स्पीच या वितस्ता का युद्ध, ठीक है। सिकंदर और पोरस के बीच कौन जीता था? इसमें सिकंदर की विजय हुई थी, लेकिन राजा पोरस की वीरता से प्रभावित होकर के उसने उसका राजपाट वापस कर दिया था, ठीक। चलिए, यहीं पर जो है पोरस ने अपने 2 शहर भी बसाए थे, एक अपने घोड़े के नाम पे बसाया था। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, चलिए बताइए। सिकंदर की सेना ने भारत की किस नदी को पार करने से पूरी तरह इनकार कर दिया था, जिसके कारण सिकंदर को वापस लौटना पड़ा था? बताइए। सिकंदर की सेना ने मना कर दिया था कि हम इस नदी को नहीं पार करेंगे, कौन सी थी वो? सिंधु नदी थी, झेलम नदी थी, व्यास नदी थी, या फिर गंगा नदी थी? बताइए। झेलम का युद्ध बोलते हैं, इसका सही जवाब क्या होगा भाई? थोड़ा सा कंफ्यूजन है हमें। झेलम नदी, कौन सी नदी पार करने से मना कर दिया था? इसमें शायद व्यास नदी होना चाहिए, ठीक है, व्यास नदी होना चाहिए। एक मिनट आंसर देख लेते हैं, इसमें आंसर की भी है।
कौन सा क्वेश्चन नंबर 50 है हमारे हिसाब से, तो व्यास नदी होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 50। पचास में आंसर है हमारा सी। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा होगा, व्यास नदी। ठीक है, तो सही था, व्यास या विपाशा, इस नदी को पार करने से मना कर दिया था। झेलम नदी के किनारे पे लड़ा था, ठीक है, विकासता झेलम नदी के किनारे। ठीक, तो व्यास नदी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको पार करने से मना कर दिया था। एक बार फिर से लगा लेंगे, कौन सा, विपाशा या फिर व्यास नदी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने आज की क्लास में 50 प्रश्न यहाँ पर प्रैक्टिस किए हैं। ठीक, ये सभी प्रश्न हमारे किस टॉपिक से संबंधित थे, महाजनपद काल। ठीक है, महाजनपद काल में जो हमारे महाजनपदों की उत्पत्ति हुई वो क्यों हुई। ठीक है, इसके बाद में जो 16 महाजनपद थे उनकी राजधानी, उनका क्षेत्र, ठीक है, ये सब पढ़ा हम लोगों ने, इसमें प्रैक्टिस किया। इसके बाद में जो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन सा था, मगध महाजनपद। उस महाजनपद के जो शुरुआत के 3 वंश हैं, कौन कौन से, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। उन 3 वंशों के राजाओं के बारे में, किसको क्या उपाधि है, किसका शासनकाल कहाँ था, ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने आज की क्लास में देखे हैं। ठीक है, तो आने वाली जो प्रैक्टिस क्लास होगी उसमें अब इसके बाद के जो बचते हैं, मौर्य व्यवस्था है, ठीक है, और मौर्य के बाद में आएगा जो मौर्योत्तर काल में शुंग, कर्ण, सातवाहन। ठीक, इन सभी राजवंशों पर आधारित प्रश्नों की सीरीज लेकर के एक बार फिर से उपस्थित होंगे। तब तक आप लोग अपनी तैयारी बेहतर रूप से जारी रखिए, बने रहिए गोल्डन न्यूज करंट पॉइंट के साथ। थैंक यू वेरी मच।